अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। पुरस्रार औरत। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि मेरे एक दोस्त के जानने वाले हैं, उनके साथ ये पेश आने वाला सच्चा वाकया है। मामूली रद्दोबदल और करैक्टर शहरों के नाम तब्दील करके ये कहानी आपको सुनाते हैं, मगर कहानी शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये अपनी बातें सुनने के लिए हमारे आस पास जमा हो जाती हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुरस्रार औरत। हमारे फूफा की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गैर मुमालिक में, ख़ुसूसन सऊदी अरब में गुजरी। भांत भांत की बोलियां और घाट घाट का पानी पीकर अब अपनी आखिरी उम्र में उन्होंने अपने देश में रहने को तरजीह दी। एक दफ़ा ईद पर हम उनसे मिलने गए। मुझे शौक चढ़ आया कि उनके गैर मुमालिक में गुजरे लम्हात में कुछ एडवेंचर्स या मफूकुल फितरत वाक़यात गुजरे होंगे, उनको जाना जाए। पहले तो वो माने नहीं, क्योंकि उनका मूड नहीं बन रहा था। रात को जब लाइट चली गई तो सब लोग सहन में चार पहिए डालकर बैठ गए। ऐसे में मैंने एक बार फिर उनको घेर लिया और जिद करने लगी तो उन्होंने अपने दोस्त सईद का वाकया सुनाया। सईद साहब और फूफा जान उन दिनों जद्दा में मुकीम थे और एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम थे। फूफा जान को उन्होंने ये पुरस्रार वाकया सुनाया, फिर उसके सच होने का सबूत भी फराहम कर दिया। 30 साल पहले जब सईद साहब की नई नई शादी हुई तो वो बहुत खुश थे। उनकी रहाइश दरिया के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव में थी। उनकी शादी महरू नाम की एक लड़की से हुई थी। वो अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। दूर दूर तक उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। बेशतर नौजवान महरू को अपना जीवन साथी बनाने के ख्वाब देखते थे, लेकिन जब ये कुर्रा फाल सईद साहब के नाम निकल आया तो सईद साहब मारे खुशी के फूले ना समाये। महरू ने जैसे उन पर जादू कर दिया था। उनको महरू के सिवा कुछ सूझता ही न था। वो हर वक्त उसके आगे पीछे सदकेवारी होते रहते, मगर वो बला की संजीदा थी। सर्द मोहरी उसमें कूट कूट कर भरी थी। सईद साहब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए 100 सौखर जतन करते। अगर कभी वो फूले से मुस्कुरा भी देती तो फौरन ही उसकी मुस्कुराहट को ब्रेक लग जाता, जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। सईद साहब सुबह के गए शाम को घर लौटते, मगर बीवी का सर्द रवैया उनको दिल बर्दाश्ता लगता। महरू वैसे तो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, मगर उसकी सर्द मोहरी और बेहिसी सईद साहब को परेशान कर देती। एक दिन बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार उससे किया। तुम्हें हमसे कोई शिकायत है महरू? महरू बोली, नहीं तो। आपको ऐसा क्यों कर महसूस हुआ? ये सुनकर सईद साहब बोले, तुम्हारा रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। अगर इसकी कोई ख़ास वजह है तो बता दो, हम तुम्हारी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो लकड़ियों से जलाए जाने वाले चूल्हे के पास बैठी पानी गर्म कर रही थी, खुद भी जैसे सुलग और चुटक रही थी। उसके चेहरे पर वाज़िया कुरब को उन्होंने महसूस कर लिया। उसने बस एक नज़र उनको देखा, मगर लब से कुछ ना बोली। उसकी इस एक नज़र में न जाने क्या कुछ था कि सईद साहब बेचैन हो उठे। वो अंदर ही अंदर घुलते रहते। महरू उनके लिए एक मामा बन गई थी, जिसको समझना उनके लिए जान जोखों का काम था। वो उसको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन वो जैसे किसी पत्थर की बनी थी। उस पर उनकी बेपनाह चाहत और वारिफ्तगी का कुछ असर ना होता। जिंदगी के खूबसूरत दिन सद मोहरी की नज़र हो रहे थे। सईद साहब अब महरू के इस अंदाज के आदी हो गए थे। उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया, ये सोच कर कि शायद वो फितरतन ही ऐसी है। एक शाम जब वो थके मांदे घर लौटे तो महरू ने खाना उनके आगे रख दिया। चपातियों की पूरी चंगेर उनके आगे रख दी। जब वो खाना खा चुके तो आखिरी चपाती के नीचे उनको घी का एक पराठा नजर आया। अभी वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि महरू ने जल्दी से चंगेर उठा ली और चपाती के नीचे से पराठा निकालकर एक अखबार में लपेट लिया और खुद पीढ़ी पर बैठकर खाना खाने लगी। वो बहुत हैरान हुए, मगर नज़रअंदाज कर दिया। और फिर तो रोज़ाना इनको घर में रात के खाने में पराठा नज़र आता, मगर उस पराठे को ना तो वो खाते ना ही महरू खाती। वो बस उसको लपेट कर ताक पर रख देती। अजीब सी पुरस्रार सूरत हाल हो गई। वो कुछ पूछते तो महरू टाल जाती। एक रोज़ आधी रात के वक्त उनको शदीद प्यास लग गई। उनको हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए। उन्होंने महरू को आवाज़ देकर पानी का तकाजा किया। वो शायद गहरी नींद में थी। एक आवाज़ पर उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो खुद उठे। जग से गिलास में पानी उंडेलते हुए उनकी नज़र महरू की चारपाई पर पड़ी तो यकलख्त उनका दिमाग खोल उठा। महरू की चारपाई खाली थी। उन्होंने उसको बहुत आवाज़ें दी, सारा घर छान मारा, लेकिन बेसूद। वो घर पर थी ही नहीं। वो गुस्से से खोलते घर के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। उसी वक्त उनको दाएं तरफ से कोई साया अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। उन्होंने उस पर नजरें जमा दी। परेशानी से उनका बुरा हशर हो गया। वो साया नज़दीक आने पर उन्होंने उसे पहचान लिया। वो महरू थी। महरू ने जब उनको दरवाजे पर खड़ा पाया तो तेज़ कदमों से आगे बढ़कर उनका हाथ थाम कर बोली, आप कब से खड़े हैं यहाँ? मैं काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। उनकी आंखों में शक के साए लहरा रहे थे।
महरू के सर पर जूं तक न रेंगी। उसको इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि शौहर उस पर शक कर रहा है। फिर भी कुछ ना कुछ कहना तो जरूरी था। मैं खेतों में गई थी रफा हाजत के लिए। वो गुस्सा भूल भाल कर उसको सर्जनिश करते हुए घर में आ गए। अगर ऐसी ही जरूरत थी तो मुझे जगा लेती, मैं साथ जाता। मैंने आपकी नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। ये कहकर महरू अपने बिस्तर पर लेट कर सो गई। सईद साहब हैरत के समुंदर में गोताजन थे कि अकेली और कमज़ोर सी लड़की आधी रात के वक्त खेतों में कैसे जा सकती है। मुख्तलिफ अच्छे बुरे ख्यालात दिलो दिमाग में कुल बिला रहे थे, मगर वो महरू को डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि वो उसको बेइंतहा चाहते थे। चलते चलते वो खेत पार करके बेले की तरफ निकल आए। दरिया के किनारे खड़े होकर वो इर्द गिर्द हर चीज़ को गौर से देखते और अकल के घोड़े दोहराते रहे। शाम के साए फैलने शुरू हुए तो उन्होंने वापसी की राह ली। वो ये सोचकर महरू को सैर के लिए ले गए कि शायद इस तरह वो अकेले घर से निकलना छोड़ दे, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली साबित हुई। महरू की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। अब तो उनकी बर्दाश्त जवाब देने लगी। शकूक व शबहात के नाग उनके वहमो गुमान में सर उठाने लगे, लेकिन महरू से कुछ ना कहा। एक और तदबीर उनके जहन में आ गई तो उन्होंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। वो अब हर हाल में दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहते थे। वो सारे शाम ही बिस्तर पर पड़कर खराटे लेने लगे। दर हकीकत वो सोने की बजाय महरू की नकलो हरकत पर नज़र रखने लगे। जब अंधेरा कुछ गहरा हुआ तो महरू उठी। उसने चप्पल उड़सी चादर ठीक से ओढ़ी और ताक पर रखा दस्तरख्वान में लिपटा पराठा लेकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर चूड़ी बना ली। फिर उस चूड़ी को बगल में दबाकर वो दबे पांव घर से निकल खड़ी हुई। सईद साहब का ये देखकर गुस्से के मारे दिमाग झुंझला उठा। वो भी जल्दी से बिस्तर छोड़कर उठे और दबे पांव महरू का पीछा करने लगे। महरू ने खेतों का रास्ता पकड़ा। हर तरफ हू का आलम। सारा गांव ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी जा बजा सोए हुए थे। मगर ये हकीकी सुकून से ना आशना दो अफराद अपनी अपनी धुन और आग में जलते मगन से चले जा रहे थे। महरू दरिया के पास आकर रुक गई। उसने एक बार भी मुड़कर ना देखा। देख लेती तो सईद साहब ज़रूर उसकी नज़रों में आ जाते। वो कुछ देर रुकी और फिर दरिया के पानी में कदम रख दिए। यहाँ दरिया का पानी कम चौड़ा था और पानी भी ज़्यादा गहरा नहीं बल्कि घुटनों घुटनों था। वो दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। सईद साहब के तन बदन में आग लग गई और दिल पर छुरियां चलने लगीं। उनका दिल चाहने लगा वो महरू को पकड़कर यहीं दरिया में धक्का दे दें या उसको जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दें, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दिलो जान से इस पर फिदा थे। उनका दिल महरू की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने पर भी तैयार था। सो उन्होंने खुद पर जबर किया और दरिया पार कर लिया। दरिया के पार एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। महरू का रुख उसी कब्रिस्तान की जानिब था। वो भी उसके पीछे हो लिए। उनका ख्याल था कि वो कब्रिस्तान में जाएगी, लेकिन एक बार फिर उसने उनको गलत साबित कर दिया। कब्रिस्तान में दाखिल होने की बजाय उसके बाहर एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। चांद की धीमी धीमी रोशनी में सईद साहब ने देखा कि दरख्त के तने के साथ टेक लगाए कोई बैठा है। महरू को देखकर वो शख्स सीधा होकर बैठ गया। वो भी उसके बराबर बैठ गई और चूरी का बर्तन खोलकर सामने रख लिया। सईद साहब से ये मंजर बर्दाश्त ना हो पा रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा दें। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बीवी ऐसा कर सकती है। महरू उस आदमी को अपने हाथों से चूरी खिला रही थी। हुलिये से वो आदमी फ़कीर लगता था। फ़कीर का भेस लेकर ये ऐसे गुल खिला रहा है, उन्होंने सोचा। सईद साहब को अपनी सोचों पर कोई अख्तियार ना रहा। उसे इतनी मोहब्बत से चूरी खिलाते देखकर उनका जज्बा रकाबत ऐसा बेदार हुआ कि वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर चंद कदम आगे बढ़े। फिर कुछ सोचकर रुक गए। कुछ देर ये मंजर देखते रहे, फिर बीचों ताप खाते हुए घर की तरफ चल दिए। घर आकर भी उनको किसी सूरत चैन ना मिला। वो सोने की अदाकारी करते रहे, लेकिन हकीकतन सो ना पाए। सुबह हुई। महरू अपनी रूटीन के मुताबिक मुतमिन सी घर के काम काज करती रही। सईद साहब के दिल में उसे देख देख कर तरह तरह के ख्यालात आते रहे। आज वो काम पर भी ना जा सके। खराबी तबीयत का बहाना कर दिया। वो सारा दिन वसवसे पालते रहे, सोचते रहे, करकते रहे। जब भी वो महरू की तरफ देखते इन्हें यूं लगता जैसे उसके लबों पर नामालूम सी तंजिया मुस्कुराहट शब्द है, जिसे महसूस करते ही वो बेचैन होकर पहलू बदलते। महरू ने जब उनकी ये हालत देखी तो जी जान से उनकी खिदमत करने लगी। शादी के बाद वो आज पहली दफ़ा बीमार हुए तो महरू ने उनकी खिदमत करने में कोई कसर ना छोड़ी। महरू दरअसल नेपालक थी। उसके घर वालों ने उसे किसी से लेकर पाला था। कभी उसको इस बात का एहसास ना होने दिया कि वो कोई गैर है, उनका खून नहीं है। जब ये बात उनके जहन में आई तो उनकी बेलगाम सोचे कहाँ से कहाँ निकल गईं। वो सोचने पर मजबूर हो गए, ज़रूर ये महरू के खून का असर है जो वो मेरे साथ धोखा कर रही है। जो कुछ भी है मैं उसे अपने साथ ये सब नहीं करने दे सकता।
انہوں نے سوچ لیا کہ وہ مہرو کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ بے پناہ محبت کے باوجود ان کے جذبات اور مقدس رشتے کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی۔ جوں جوں رات گزر رہی تھی ان کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو پر پہلو بدلنے لگے۔ سوچوں نے ان کو ادموا کر دیا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اف میرے خدا، یہ تو مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ کئی بار انہوں نے ہاتھ نیفے میں اڑ سے خنجر کی طرف بڑھایا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ خنجر پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی وہ مہرو کی طرف دیکھتے ان کی محبت اٹھ کر آتی، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ وہ پگھل کر پانی ہو جاتے۔ وہ بے بسی سی محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر شام کے وقت وہ اٹھے اور مہرو سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں ڈاکٹر کو دکھانے، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں، واپس نہ آ سکوں، تم دروازہ بند رکھنا، ٹائم پر کھانا کھا کر سو جانا۔ مہرو نے ان کو بہت روکا، آج نہ جائیں، رات کو وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اب ان سے ایک پل بھی گھر میں رکا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مہرو کے لاکھ روکنے پر بھی نہ رکے اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات ہوتے ہی مہرو نے چوری بنا کر برتن میں ڈالی اور بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ اس نے کھیتوں کی طرف قدم بڑھائے اور تیز تیز چلنے لگی۔ آج وہ جلدی جا کر لوٹ آنا چاہتی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی کھیتوں کو پار کر کے دریا کے کنارے پہنچی۔ پھر دریا بھی پار کر کے قبرستان کے باہر بڑے پیڑ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مہرو اس کے پاس بیٹھ گئی اور چوری کا برتن کھول لیا۔ پہلا نوالا مہرو نے اسے کھلایا اور دوسرا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ دفعتاً اس آدمی کو کھانسی کا دورہ سا پڑا، شاید کھانا حلق میں اٹک گیا تھا۔ مہرو جلدی سے پاس پڑا پیالہ اٹھا کر دریا کی طرف پانی لینے کے لیے بھاگی۔ ایسے میں کوئی سایہ سا درخت سے کودا۔ رات کافی اندھیری تھی، چاند اپنی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس سائے کو دیکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اس سائے نے آنن فانن تیز دھار آلے سے وار کیا اور اس کی گردن تھر سے جدا کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی مہرو واپس لوٹی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اوہ! مہرو کے منہ سے ایک زوردار آہ نما چیخ نکلی اور وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگی کہ شاید قاتل اس کو دکھ جائے۔ وہ چیختی داڑتی رہی، قاتل کو تلاش کرتی رہی، مگر کوئی نہ ملا۔ تھک ہار کر اس نے فریادی لہجے میں کہنا شروع کیا، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے واسطے ایک بار میرے سامنے آؤ۔ کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر آواز بلند کی، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے، ایک بار میرے سامنے آؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، کوئی انسان ہو، جن ہو یا چڑیل ہو۔ خدا کے لیے ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ وہ سسکتے ہوئے بیان کر رہی تھی، اندیکھے قاتل سے فریاد کر رہی تھی۔ مہرو کی آہو پکا اور فریادیں قبرستان اور آس پاس کے علاقے میں گونج کر ایسے خوف و ہراس پیدا کر رہی تھیں جیسے چڑیل یا بدرو چیخ رہی ہو۔ سعید صاحب مہرو کی یہ حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر ڈر سے وہاں سے ایسے بھاگے کہ گھر آ کر ہی دم لیا۔ مہرو کے رونے چلانے سے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ تیز بخار نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تصور کر رہے تھے کہ مہرو کوئی انسان نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق ہے جو ایسی سنسان جگہ پر دہشت ناک انداز میں چیخ چیخ کر اندیکھے دشمن کو للکار رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر جانے کے بعد مہرو ٹوٹی بکھری سی گھر پہنچی تو سعید صاحب بخار اور خوف سے لرز رہے تھے۔ پھر زندگی نے ایک نئی کروٹ بدلی۔ 15 سال گزر گئے، کبھی مہرو نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالا۔ بچے بھی بڑے ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سعید صاحب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک روز سعید صاحب کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے مہرو کو آواز دی، بھئی مہرو پچھلے سٹور سے فلاں چیز تو لا دو۔ مہرو نے جواباً دور سے ہانک لگائی، نہ بابا نہ، اس وقت وہاں اندھیرا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر سعید صاحب کے تن بدن میں غصے سے آگ بھڑک اٹھی۔ آخر مرد تھا، نہیں رہا گیا۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے اور طنز کرتے ہوئے کہا، اس وقت تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا جب تم آدھی آدھی رات کو دریا پار کر کے قبرستان جاتی تھی؟ یہ سننا تھا کہ مہرو کسی عفریت کی طرح ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ غصے اور جذبات سے لال بھبوکا چہرہ لیے اس سے جیسے تیسے بن پڑا ہاتھ بلند کر کے پورے جسم کا زور لگا کر ایک ایسا تھپڑ سعید صاحب کے گال پر رسید کیا کہ وہ درد سے بل بلا اٹھے اور اپنی جگہ سے زمین پر لڑک گئے۔ یہ بات آج آپ کہہ رہے ہیں، جب ان باتوں کا وقت گزر گیا، اس وقت آپ بات کرتے تو میں آپ کو بتا دیتی، مہرو نے غرا کر کہا۔ پھر سعید صاحب کے چہرے پر بغور نظریں جما کر بولی، وہ میرا باپ تھا۔ یہ سننا تھا کہ سعید صاحب کو یوں لگا جیسے آسمان ان کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ان کے ذہن میں معافی کا خیال آ رہا تھا، مگر شرمندگی اتنی تھی کہ کوئی لفظ ان کے منہ سے نہ نکل رہا تھا۔ مہرو نے ایک جملہ کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ پھر مہرو بھی کچھ ہی عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔
मगर सईद साहब कभी इस थप्पड़ को भुला ना पाए, क्योंकि मेहरू के इस थप्पड़ का निशान हमेशा उनके गाल पर ऐसे सख्त रहा जैसे उन्होंने खुद इस निशान को अपने गाल पर कुनिंदा करवाया हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए आए हैं तो बराह करम हमारे इस YouTube चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस आरजे स्टोरी टेलर चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत मगर खौफनाक, पुरअसरार और सस्पेंस से भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।